अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ नूर। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं नावल सुकून कल्ब बाय माही शाह एंड हिबा खान एपिसोड नंबर 3 लेकर आई हूँ। चले स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कबीर आजकल सोनिया से दूर था क्योंकि वो उमर के हाथों मरना नहीं चाहता था। वैसे भी वो कई कई दिन घर नहीं आता था। कबीर पाशा के पास काम करता था। लाइबा ने कबीर को कॉल की तो कबीर इस टाइम पाशा के पास ही था। तो कबीर ने लाइबा की कॉल उठाई। क्या बात है लाइबा, आज मुझे कैसे याद कर लिया? तो लाइबा ने कहा कि इसे तुझसे एक काम है। लाइबा ने प्लान बताया तो कबीर को भी ये प्लान अच्छा लगा था, सोनिया को उम्र से दूर करने का। इसने सोचा था कि वो सोनिया को वो उम्र से दूर कर देगा तो वो बाद में सोनिया को लेकर कहीं चला जाएगा। ठीक है, मुझे सोनिया की पिक भेज दो, मैं साथ में को दिखा दूंगा और वो हमारा काम कर देगा। तो लाइबा ने सोनिया की एक पिक भेज दी जिसमें वो गुलाबी रंग के सूट में खिलखिला गुलाब ही लग रही थी। कबीर भी एक दफ़ा तो इसकी खूबसूरती में खो गया। क्या हुआ? कबीर पाशा ने इसे आवाज़ दी। कबीर पाशा का ख़ास आदमी था। पाशा, मुझे एक काम से जाना है। क्या काम है कबीर? कहाँ जा रहे हो? इन्हें अभी तुम्हें जस्टिस के पास के घर भी जाना है इसके लड़के को उठाने। तुम्हें पता है ना वो हमारा काम ऐसे नहीं करेगा। जी पाशा, मुझे पता है, लेकिन मैं वो काम कर दूंगा, लेकिन अभी ये वाला काम ज़रूरी है। नहीं कबीर, पहले तुम वो वाला काम करो, क्योंकि रात तक हमारा आदमी जेल में नहीं रहना चाहिए जस्टिस इसे फांसी ना देते। इसीलिए आज ही मुझे इसे इसकी लड़की हमारे फार्म हाउस में चाहिए। खबर वैसे भी तुम किस काम पर जा रहे हो जो मेरे काम से ज़्यादा ज़रूरी है? कबीर पाशा को बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन पाशा को बाद में पता चलता तो इसकी खैर नहीं थी, तो कबीर ने इसे सब बता दिया। पाशा ने कहा कि तुम खुद क्यों जा रहे हो? जो काम मैंने कहा है तुम वो करो, मैं अपने किसी आदमी को भेज देता हूँ ये काम करने के लिए। पाशा एक जाना माना नाम था जिसे लोग डरते थे। लोग इससे अपना काम निकलवाने के लिए आते थे, पैसे देते थे और पाशा इनका काम कर देता था, चाहे किसका कत्ल करवाना हो, चाहे जो मर्जी काम हो, क्योंकि पाशा के ऊपर भी एक बहुत बड़े सियासतदान और बिजनेसमैन का नाम था, जिसकी वजह से पाशा को कोई भी कुछ नहीं कह सकता था। इनका अपना ही राज चलता था कि पुलिस वाले भी इन्हें कुछ नहीं कह सकते थे। कबीर ने वो तस्वीर पाशा को दी तो पाशा ने इसे जाने का कहा। कबीर को बुरा लगा था क्योंकि वो इसे खुद अपनी बुलबुल के पास जाना चाहता था, लेकिन वो पाशा की बात भी नहीं टाल सकता। इसके बाद टालने का मतलब था इसकी मौत। कबीर ने वो तस्वीर पाशा को दे दी और चला गया। पाशा ने जब वो तस्वीर देखी तो वो तो इस गुलाब को देखता ही रह गया। एक दफ़ा तो इसकी खूबसूरत और काली ही आंखों को देखकर वो समराइज हुआ था। कितनी मासूमियत थी इसके चेहरे पर। तस्वीर देखकर जो पहली दफ़ा इसके मुंह से अल्फाज निकला था वो था गुलाबो। कबीर, तुम अब मेरी गुलाबों को कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उस पर अब सिर्फ पाशा का हक है। वो जैसे लोग पत्थर दिल कहते थे, इसके सीने में दिल नहीं पत्थर है। आज वो सोनिया के लिए धड़का था। ये बात ना सोनिया के लिए अच्छी थी ना ही पाशा के लिए। पाशा बुरा इंसान नहीं था, वो एक भरपूर जवान 32 साला मर्द था जो कि इंतहाई खूबसूरत था। पहले वो भी बड़ा ही हंसमुख अच्छा इंसान हुआ करता था, लेकिन जब से इसका बाप गया था, माँ तो बचपन से ही इसको अकेला छोड़कर चली गई थी। पाशा का असल नाम बासित खान था। इसने अपनी बहनों को बाप और भाई दोनों का प्यार दिया था, इसे इसे लेकिन अबान शाह ने इससे इसकी कीमती चीज़ छीन कर इसे दरिंदा बना दिया था। इसके सीने में दिल जैसे मुर्दा हो गया था, लेकिन सोनिया को देखकर इसका दिल फिर से धड़का था। वो अभी तक सोनिया की तस्वीर को देख रहा था। मेरी गुलाबो, तुम अब सिर्फ इस पाशा की हो, मिलना ही पड़ेगा तुमसे अब। वो उठकर तैयार होने चला गया। पाशा ने बहुत जल्द अपना नाम बड़े लोगों में बना लिया था। शराब पीना, लड़कियों के साथ रातें गुजारना, लड़कियों को एक रात के लिए इस्तेमाल करके टिश्यू पेपर की तरह फेंकना और किसी का कत्ल करना इसके लिए आम था। लेकिन इसे नहीं पता था कि इश्क इसे सीधी रास्ते पे ले आएगा। जब से अबान ऑफिस गया था पीछे वफ़ा इसके बारे में सोच सोच कर थक गई थी, क्योंकि अबान की तकलीफ देखकर इसे भी तकलीफ हुई थी। उफ, मैं क्यों सोच रही हूँ इसके बारे में, मुझे यहाँ नहीं रहना। पर कैसे क्या करूँ, यहाँ कैद करके चले जाते हैं। बस इस घर में जब तक अबान होता था नौकर भी काम करके चले जाते थे। पाशा, जिसने काले रंग का पेंट कोट पहना हुआ था, लंबे बाल जो वो पोनी में कैद रखता था, एक अलग ही एक अलग ही एक अलग ही लुक नज़र आती थी। कई लड़कियां इसे
आहें भर के देखती थी, लेकिन वो बस इन्हें टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक देता था। आज तक इसके दिल में किसी लड़की के लिए जगह नहीं बनी थी। शाज़िम भी हॉस्पिटल चला गया था। इसे कॉल आई थी कि स्पेशल केस की वजह से जिसकी वजह से इसे जाना पड़ा था। नैन कमरे में बैठी रो रही थी कि नसीम बेगम आ गई थी। नैन ने सर उठाकर देखा, जल्दी से माँ के गले लग गई। मामा मामा, अबा ने ऐसा क्यों किया? मैंने तो इसे सच्ची मोहब्बत की थी ना। क्यों क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? नैन बेटा, तुम क्यों नहीं समझ रहे? अब तुम्हारी शादी शाजिम से हो चुकी है। तुम इस शाह खानदान का खून हो। धोखा देना हम शाहों के खून में शामिल नहीं है। तुम्हें दिल से शाजिम के साथ इस रिश्ते को कबूल करना पड़ेगा। मुझे यकीन है कि तुम शाजिम के साथ खुश रहोगी। वो बहुत अच्छा है। अम्मा, मैं जानती हूँ वो बहुत अच्छा है, लेकिन अबान, बस करो नैन। अबान अबान अबान, इस लड़के को तुम्हारी फिक्र नहीं है। वो अपनी मनपसंद बीवी के साथ खुश है और तुम अपनी शादीशुदा लाइफ बर्बाद करना चाहती हो इसकी वजह से। पर मामा देखो मेरी बेटी, मैं तुम्हारी माँ हूँ, कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहूंगी। शाजिम की आंखों में मैंने तुम्हारे लिए प्यार देखा है। मैंने माँ की तरफ देखा, शाजिम का रवैया याद आया। नहीं मामा, इसने मुझसे दादी की वजह से और हमदर्दी में शादी किया। वो मुझसे प्यार नहीं करता। लेकिन बेटा, बस मामा मुझे आराम करना है, मेरा सर में दर्द है। ओके ठीक है, तुम्हारी चाय भिजवा दूंगी। नहीं मामा, मुझे बस सोना है। वो बस अपनी बेटी का मुंह देखकर ही चली गई थी। पीछे नैन अपनी किस्मत पर रो रही थी और इसे वफा से जेलसी और नफरत दोनों महसूस हो रही थी। सोनिया अपने लिए शॉपिंग कर रही थी। इसने उमर के लिए भी चीज़ें ली थी। अभी वो मॉल से बाहर निकलती कि किसी के साथ टकरा गए। वो गिरने लगी तो पाशा, जिसकी सिर्फ आंखें नजर आ रही थी, इसने रुमाल से अपना चेहरा छुपाया हुआ था, इसने पकड़ लिया। गिरने की वजह से इसके पाँव में मोच आई थी। आउच! सोनिया ने जोर से आंखें मींची थी। पाशा तो अपनी गुलाबों को रूबरू देखकर अपने होश खो बैठा था। सोनिया जिसने भी सोनिया ने भी काले रंग की कुर्ती और नीचे काले रंग का ही ट्राउजर पहना हुआ था, गले में दुपट्टा लिया हुआ था, मेकअप से बिल्कुल पाक। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। जबकि जब वो ना गिरी तो इसने आंखें खोली तो सामने वाले शख्स को देखकर इसे खौफ आया। तो पाशा ने जल्दी से सीधा हुआ, थैंक्स भाई आपका। सोनिया के मुंह से अपने लिए भाई सुनकर इसे बहुत गुस्सा आया था। वो अपनी महबूबा बनाने के चक्कर में था और वो भाई बना रही थी। वो थैंक्स कह के चली गई कि वो लड़खड़ा गई तो पाशा ने इसे फिर से थाम लिया। सोने ने मशकूर नज़रों से मुस्कुराकर इसकी तरफ देखा। कई लम्हों में किसी ने इसकी बहुत सारी तस्वीरें ले ली थी और आने वाली क़यामत से बेखबर थी। बस जी बस, मुझसे चला नहीं जा रहा, सॉरी, इसीलिए मैं दोबारा से गिरने लगी थी। सॉरी, ये सब मेरी वजह से हुआ है। आइए मैं गाड़ी तक छोड़ आता हूँ। वो इसके सहारे चलकर गाड़ी तक आई तो पाशा ने इसके दरवाज़ा खोला और वो अंदर बैठ गई। पाशा खुद भी हैरान था कि लोग इसके आगे पीछे चलते थे, आज वो एक लड़की के आगे झुक रहा था, लेकिन रिश्तों महबूब के कदमों में ले आता है। थैंक्स आपने मेरी मदद की। तो पाशा मुस्कुराया। इसकी मुस्कुराहट वही बहुत दिल फरेब, लेकिन मास्क की वजह से वो नहीं देख पाई थी। पाशा भी माया के लिए कुछ चीज़ें लेने आया था। वो भी शॉपिंग करके बाहर निकल रहा था कि फिर इसे किसी टक्कर हुई। जन्नत जो बाया पहने फुल निकाब में थी, इसकी भी हल्की ग्रीन ग्रीन आंखें नजर आ रही थी। तो पाशा ने नाक वारिसी से देखा कि आज बार बार इसकी टक्कर ही हो रही है। बहन जी, आप ध्यान से चलकर भी आ सकती हैं। तो जन्नत ने अपनी पलकें उठाकर सामने इस शख्स को देखा था। एक पल को तो पाशा भी इसकी हल्की ग्रीन आंखों को देखकर समराइज हुआ था, लेकिन अपने गुलाबों का ख्याल आते ही नजरें दूसरी तरफ कर ली। जन्नत भी बुखला गई थी। आई एम सॉरी, इसने अपनी खूबसूरत आवाज़ में कहा। इतने में एक बूढ़ा आदमी आया। जन्नत बेटा। जी बाबा, क्या हुआ? कुछ नहीं बाबा, आए चले। तो जन्नत भी चली गई और पाशा भी इसके पास से गुजरा तो जन्नत ने इसे दूर तक देखा था। पर जन्नत सलेमान साहब की इकलौती इकलौती औलाद थी। सलमान साहब अब बूढ़े हो गए थे। वो मोहल्ले के मौलवी थे। बस बच्चों को कुरान पढ़ाते और थोड़ी बहुत इमदाद आ जाती थी तो गुजारा हो जाता था। इनकी बेगम तो जन्नत को पैदा करते ही मर गई थी। उन्होंने जन्नत की तरबियत बहुत अच्छी की थी। कोई भी ऐसा बंदा नहीं था जिसने जन्नत को देखा हो। वो हमेशा अपने आप को छुपा कर रखती थी। शाजिम आजकल एक लड़की के केस में फंसा हुआ था। वो लड़की के साथ किसी ने ज्यादती की थी। इसके घर वालों को भी मार दिया था और वो सदमे से पागल हो गई थी। तो इसके दिमाग को बहुत बुरा नुकसान पहुंचा था, जिसकी वजह से मोहल्ले के लोगों ने इसे हॉस्पिटल पहुंचाया। तो वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। डॉक्टर ने बहुत सोच समझकर ये केस शाजिम को दिया था। वो एक काबिल डॉक्टर था, लेकिन वो लड़की कभी चीखती कभी रोती, लेकिन एक शाजिम ही था जो इसे संभाल सकता था। वो थका हुआ घर आया था। जैसे ही वो अपने कमरे में दाखिल हुआ तो नैन को परेशान बैठे हुए देखा। क्या हुआ नैन? तो नैन ने गुस्से से शाजिम की तरफ देखा। क्यों क्यों शाजिम, तुमने मुझसे हमदर्दी में शादी की है। मैं जानती हूँ तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती थी। मैं इस काबिल नहीं थी कि
तुम मुझसे शादी करते, अगर मैं इस काबिल होती तो तुम्हारा भाई कभी मुझे रिजेक्ट ना करता और ना ही मुझे छोड़कर किसी दूसरी लड़की से शादी करता। और मैं जानती हूँ तुम भी सिर्फ मुझे अपना दोस्त समझते हो और हमदर्दी में आकर मुझसे शादी कर ली है तुमने। नैन क्या हो गया, तुम क्यों ऐसा कह रही हो? मैं कल से अपने अंदर एक बहुत बड़ी जंग लड़ रही हूँ। शाजिम के अब्बा ने ऐसा क्यों किया? एक तो वो पहले ही परेशान, तो ऊपर से अपनी बीवी के मुंह से अबान का नाम सुनकर बहुत गुस्सा आया। इसने नैन को अपनी तरफ खींचा और दीवार के साथ पिन किया। शाजिम तो उसके चेहरे पे बेहद करीब था। इसका एक नक्श दिल में उतार रहा था। नज़र भटक कर इसके नरम गुलाब की पंखुड़ियाँ जैसे होंठों पर गई। नैन तो शाजिम की नज़रों से कंफ्यूज होकर इधर उधर देख रही थी। फिर वो बेखुद सा झुका और अपने होंठों से इसकी सांसें बंद कर दी। नैन की रूह फना हुई थी। शाजिम को तो जैसे सुकून मिला था। वो नाजुक हाथों से इसकी शिद्दत भरी कैद से आज़ाद होने की कोशिश करने लगी। वो तो जैसे बहक ही गया था। इसका हाथ पकड़कर दीवार के साथ लगाया और दूसरा हाथ कमर के गिर्द हायल कर दिया। नैन तो मछली थी, जब सांसें उलझने लगी तो शाजिम ने नरमी से इसे खुद से अलग किया। नैन को तो शाजिम से इस हरकत की उम्मीद नहीं थी। वो तो पटी पटी आंखों से शाजिम को देख रही थी। शाजिम मोहब्बत भरी नज़रों से नैन को देख रहा था। नैन सिर्फ शाजिम की आंखों में अपने लिए मोहब्बत देख रही थी, लेकिन वो इससे नज़रें चुरा गई थी। नैन, तुम अब अच्छे से समझ गई हो कि मैंने तुमसे शादी हमदर्दी या मजबूरी में नहीं बल्कि मोहब्बत में की है। नैन ने बेयकीन नज़रों से इसे देखा था। शाजिम, मैंने तुम्हें हमेशा दोस्त समझा और तुम। नैन ने एक थप्पड़ शाजिम के मुंह पर मारा था। तौबा! शाजिम को नैन का थप्पड़ खाकर ऐसे हुआ था तो जैसे ऐसे हो गया जैसे वो कभी इसके सामने सर नहीं उठा पाएगा। नैन ने बेख्तियार हाथ अपने मुंह पर रखा और इसे मारना नहीं चाहती थी, लेकिन गलती कर दी थी। शाजी इसने कुछ कहना चाहा, लेकिन शाजिम की सुर्ख आंखें देखकर चुप हो गई। वो चुपचाप चला गया। ये मैंने क्या कर दिया? वो वहाँ ही सर थाम कर बैठ गई। शाजिम फ्रेश होकर आया तो आकर बेड पर लेट गया। इसने नैन की तरफ देखा तक नहीं था। इसे पता था वो रो रही है, लेकिन वो अब इसके पास नहीं जाना चाहता था। नैन ने देखा तो जोर जोर से रोने लगी। नैन, मेरा सर दर्द कर रहा है, प्लीज़ चुप करके सो जाओ, लाइट बंद कर दो। तो नैन भी आकर सो गई। अबान ऑफिस से घर आया तो देखा वफा सोफे पर ही सोई हुई थी। अबान मोहब्बत पाश नज़रों से देख रहा था। वो चलता हुआ सोफे के सामने गया और वफा को बाजू से पकड़कर नींद से बेदार कर दिया। तो वफा ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोली। जानम साईं, आज के बाद अगर मैं घर आऊँ तो तुम मुझे मेरा बेड तो तुम मुझे यहाँ बेड पर मिलो। इसने सोफे पर नहीं, वरना मैं भूल जाऊंगा मैंने तुम्हें टाइम दिया हुआ है। वो कुछ नहीं बोली, वो बस अबान को देख रही थी। तो अबान ने इसे छोड़ा और फ्रेश होने चला गया। जब फ्रेश होकर बाहर आया तो देखा वो सोफे की बजाय बेड पर लेटी थी। इसने देखा कि वो एक कोने में सोई हुई थी। सारा बेड खाली था। अगर अबान पास आता तो उठकर भाग जाएगी। अपनी लिटिल डॉल की मासूमियत से प्लान से वो मुस्कुराया था। वो बेड पर लेटा और अगले ही लम्हे झटके से इसे खींच कर अपने करीब किया। जानम सही, मुझे हरगिज़ पसंद नहीं तुम मुझसे मुंह मोड़कर सो। ये तुम्हारा बेड है, तुम जैसे चाहो सो सकती हो, लेकिन मुझसे फरार के राह से ढूंढना छोड़ दो। मैं जब चाहूँ तुम्हारे करीब आ सकता हूँ, तुम मुझे रोक नहीं सकती। और ये मासूम से मंसूबे बनाना छोड़ दो। चलो अब सो जाओ। अबान ने इसके सर अपने सीने पर रखा। शाह जी, जी शाह जी, जाने शाह, आपका बाजू दर्द करेगा, मैं अलग होकर सो जाती हूँ। इसने फिर से कोशिश की थी। जानम सही, तुम्हारा मेरे करीब होना ही मेरे सारे दर्द खत्म कर देता है। चलो सो जाओ अब। मुझे नींद आई है। तो वो भी नींद की वादियों में चली गई। यार बेगम, तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखती? अब पाँव पर भी मोच आ गई। मोच लगवा ली है। उमर, इसमें मेरी गलती नहीं ना, ऐसे ही मैं गिर गई थी। शुक्र है घर पहुंची हूँ। उमर, वफ़ा का कुछ पता चला? नहीं सोनिया, कुछ नहीं पता चला। पता नहीं कहाँ होगी मेरी बहन। उमर, तुम परेशान हो? वफ़ा बिल्कुल ठीक होगी। उम्मीद है कि वो ठीक ही हो। सुबह वो उठी तो खुद को अबान के बाहों में पाया। आज इसने सोचा कि वो खुद अबान के लिए नाश्ता बनाएगी। इतना तो वो कर ही सकती थी। वैसे भी वो घर में फारिग रह रह कर बोर हो जाती थी। वो उठकर फ्रेश होकर नाश्ता बनाने चली गई। जबकि अबान जब उठा तो इसने वफ़ा को ढूंढने की कोशिश की। तो वो जल्दी से उठा, फ्रेश होकर बाहर आया तो मज़ेदार खुशबू से किचन में ले आई। वो आगे बढ़ा तो देखा वफ़ा आटा गूँदने में बिज़ी थी। साथ में खाना भी पक रहा था। वो दबे पाँव उसके करीब आए। जाना उसने कान के पास किया तो वफ़ा ने चीख मारी और सारा आटा उलटकर इसके ऊपर गिर गया, जो अब जगह जगह इसके चेहरे, गर्दन, कपड़ों पर लगा हुआ था। बा ने मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल की थी। वफ़ा अपनी हालत देखकर रोने वाली हुई थी। ये सब आपकी वजह से हुआ है, वो बान को देखकर कहने लगी। और अब आप हंस रहे हैं मेरी वजह से?" वो मसनूई संजीदा हुआ। "जी, आपकी वजह से। लेकिन जाना, मैंने तो कुछ नहीं किया। मैं तो बस तुम्हारे करीब आया था।" अभी वो बातें कर रहे थे कि वफा को कुछ जलने की बदबू आई। इसने फ़ौरन से चूल्हा बंद किया
और रोते हुए अबान की तरफ देखा। आप इस लायक ने ही नहीं है कि मैं आपके लिए कुछ बनाऊँ। ये भी चला दिया। जानम साई वो इसके और करीब और वो पीछे को खिसक कर शेल्फ के साथ लगी थी। मेरी जानम की तो बहुत ज़ुबान चलती है, मुझे तो आज पता चला है, दूर रहें। वो धड़कते दिल को समझाते हुए इसके सीने पर दोनों हाथ का दबाव डालती इसे अपने से दूर करने लगी थी। इसकी वजह से अबान का ड्रेस भी ख़राब हो गया था। इसने दूर करने पर अबान को गुस्सा आया। जानम साईं, तुम मेरी ज़ोजा हो, ऐसी मज़ाहमत करना तर्क कर दो। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि तुम मुझसे खुद से दूर करो। वो उसको समझने का मौका दिए बगैर इसके होंठों पर झुका था। वफ़ा ने इसकी शर्ट को ज़ोर से पकड़ा। थोड़ी देर बाद पीछे हुआ तो वफ़ा ने खा जाने वाली नज़रों से बान को देखा। लिटिल डॉल, ऐसे ना देखो, मेरा नाश्ता तो हो गया। इसको देखकर माँ ने खेजी से बोला था, अब ऐसे देखोगी तो मेरी भूख मज़ीद बढ़ जाएगी। ये ना हो कि तुमको खाना शुरू कर दूँ। वो शरारत के मूड में आ चुका था। वफ़ा ने धक्का देकर जल्दी से कमरे में भाग गई और वो धड़कते दिल के साथ बेड पर लेटकर अपने होंठों को छूने लगी। एक मुस्कुराहट इसके चेहरे पर आई जिसका इसे भी पता न चला। पाशा आराम से बैठा कुर्सी पर मुसलसल सोनिया को सोचे जा रहा था। इसका हाथ का लम्स इसे अभी भी अपने हाथ पर महसूस हो रहा था। वो जितना सोनिया को सोचे जा रहा था, लेकिन जब भी आंखें बंद करता तो इसके सामने वो हल्की ग्रीन आंखें जो निकाब में छुपी हुई थी वो सामने आ जाती। उफ, कौन है ये लड़की? वो झुंझलाया था। मैं सिर्फ अपने गुलाबों से प्यार करता हूँ। वो जन्नत के ख्याल को बार बार झटक रहा था। इतने में फ़ोन की घंटी बजी तो देखा माया की कॉल थी। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हो भाई की जान? मैं ठीक हूँ भाई। भाई मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ, कब वापस आएंगे? बहुत जल्द मेरी जान, तुमको बुलाऊंगा। तुमने इसने इस अजियत अजियत से अपनी बहन को याद किया था। भाई मैं बस जल्दी से जल्द वापस आना चाहती हूँ अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए। माया, जब टाइम आएगा मैं तुमको खुद बुला लूँगा। जी ठीक है भाई। पाशा ने एक दफ़ा फिर गुस्से से बान का सोचा। तुमने अच्छा नहीं किया बादशाह। पाशा ने माया की कॉल बंद की तो इसे कबीर की कॉल आई थी। इसने जल्दी से कॉल उठाई। क्या खबर है कबीर? जो मैंने तुम्हें जो मैंने काम तुम्हें कहा था वो हुआ या नहीं? आगे से कबीर ने जवाब दिया। जी पाशा, हो गया है। वो लड़की आपके फ्लैट में है। ठीक है, इस लड़की को यहाँ मेरे पास ले आओ। हम इस जस्टिस से बात करते हैं कि हमारे आदमी को छोड़ता है या नहीं। शाजिम सुबह उठा तो नैन को देखे बगैर ही ना वो नाश्ता करके काम पर जा चुका था। नैन उठी तो देखा शाजिम नहीं था। इसे फिर से रोना आया था। इसे शाजिम की बेरुखी बुरी लग रही थी। इसे शाजिम को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, लेकिन इससे गलती हो चुकी थी। अबान ऑफिस में बैठा था कि हैदर आ गया था। आओ हैदर, कैसे हो? मैं ठीक हूँ अबान। अबान, तुमसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो ना यार। तुम भी तुम भी कब तुम भी कब से इजाज़त लेने लगे? तुम्हारी कभी वासी से बात हुई है दोबारा? तो बान को अपना पुराना गहरा दोस्त याद आया था। नहीं हैदर, मैंने बहुत कोशिश की इसे ढूंढने की, इससे बात करने की, लेकिन इसकी गलत फहमी दूर करने की, लेकिन वो हमसे दूर हो गया। आज मुझे भी बासिस की याद आ रही थी। अच्छा, कितना अच्छा कितना अच्छा वक्त हमने गुजारा था ना। काश एक वो रात ना आई होती, हम कभी जुदा ना होते। अबान, हैदर और बासी तीनों गहरे दोस्त थे। हैदर और अबान तो एक साथ बिजनेस करते थे, लेकिन जो बासी था वो इतना अमीर नहीं था। लेकिन अबान और हैदर के साथ भी वो थोड़ा बहुत इनके ऑफिस में काम कर लिया करता था। लेकिन एक हादसे ने बासित को इनसे दूर कर दिया था। अभी वो बातें कर ही रहे थे कि अबान के नंबर पे कॉल आई। इसने इसने उठा कर देखा तो अम्मा जी कॉलिंग था। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। वालेकुम सलाम। बेटा रोते हुए बोली, क्या हुआ अम्मा? अम्मा आप क्यों रो रही हैं बेटा? दादी की तबीयत ख़राब है, वो तुम्हें बुला रहे हैं, वो भी हॉस्पिटल में है। क्या हुआ था? दादी को पता नहीं बेटा, तुम बस आ जाओ। अबान जल्दी से उठा और घर की तरफ गया तो वफ़ा को भी अकेला नहीं छोड़ सकता था। वो जल्दी से गया और वफ़ा को साथ लिया और गाँव के लिए निकल गया। वफ़ा को भी दुख था और दुआ कर रही थी दादी के लिए। कुछ ना हुए, इन्हें बिल्कुल अपने बाप की तरह लगते थे। वो गाँव पहुँचे तो जल्दी से हॉस्पिटल के, जहाँ नसीम बेगम और बेगम बाहर बैठी दुआ कर रही थी। पाशा आराम से कुर्सी पर बैठा हुआ था, सिगरेट पी रहा था कि कबीर इसके पास आया। पाशा, जो आपने काम कहा था वो हो गया है। वो लड़की हम ले आए हैं। इसे मेरे सामने लेकर आओ। इस लड़की को इसके बाप को कॉल करते हैं। तो कबीर घसीटता हुआ एक लड़की को लेकर आया जो मुश्किल से 20 साल की थी। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। कौन हो तुम लोग? क्या चाहते हो? पाशा ने नागवारी से इसकी तरफ देखा। चुप कर जाओ लड़की, वरना तुम्हारी जुबान काटने में देर नहीं लगाऊंगा। हमें तुमसे नहीं, तुम्हारे बाप से काम है। अगर तुम्हारा बाप हमारा काम कर देता तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, वरना तुम्हारी लाश ही इसके पास जाएगी। इस लड़की ने डर कर पाशा की तरफ देखा और सहम कर चुप हो गई। पाशा ने जस्टिस को कॉल किया। हेलो जस्टिस साहब, आपसे बात करने का शर्फ हमने हासिल कर ही लिया। तो जस्टिस ने परेशान होकर बोला। पाशा, अरे तो जस्टिस,
अरे जस्टिस साहब, हमें पहचान गए? कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। क्यों कॉल की मुझे? मैंने कहा था पाशा कि तुम्हारा आदमी गुनहगार है और इसे तुम्हारे हाथ और इसे मेरे हाथों फांसी होकर ही रहेगी। अरे अरे जस्टिस, अरे अरे रुके तो जस्टिस साहब, मेरी बात तो सुन लें। इस तरह आप अपनी बेटी से तो बात करें, फिर हम देखते हैं कि आपके आदमी को कैसे कि हमारे आदमी को कैसे फांसी देते हैं आप। तो जस्टिस ने परेशान होकर कहा, मेरी बेटी? हाँ तुम्हारी ही बेटी मेरे पास है जस्टिस साहब। पापा पापा प्लीज़ मुझे यहाँ से ले जाएं, ये लोग मुझे मार देंगे। पापा प्लीज़ आप वो काम कर दें। आप वो काम कर दें ना जो ये लोग कह रहे हैं, वरना ये कह रहे थे कि मेरी लाश ही आपके पास जाएगी। प्लीज़ पापा मुझे बचा लें। मुझे वो शोर मचाने लगी। अरे चुप कर। कबीर ने इसके मुंह में दोबारा से पट्टी लगा दी और वो शोर ना मचा सके। तो अब क्या ख्याल है आपका जस्टिस साहब? पाशा, तुम हमारे काम के बीच में हमारे घर वालों को क्यों लेकर आ रहे हो? मेरी बेटी का क्या कसूर है? अरे जस्टिस साहब, सारा कसूर ही तुम्हारा ही है। अगर तुम मेरी बात मान जाते तो मैं तुम्हारे घर वालों को कभी भी बीच में ना लेकर आता। परसों तक मेरे आदमी की रिहाई हो जानी चाहिए जस्टिस साहब। इसी दिन तुम्हारी बेटी की तुम्हारे घर पहुंच जाएगी और हमारे आदमी के छोड़ने की खुशी में पार हमने पार्टी रखी है, इसमें तुम्हें भी आना होगा। ठीक है पाशा, मैं छोड़ दूंगा, बस प्लीज़ तुम मेरी बेटी को कुछ मत करना, इसे कुछ मत करना। ठीक है, हम अपने आदमी का इंतज़ार करेंगे। इसके बाद पाशा ने कॉल बंद कर दी और कबीर को इशारा किया कि लड़की को लेकर जाए और उसका ख्याल रखे। लेकिन कबीर की गलीज नज़रें और इस लड़की के वजूद के ऊपर ही थी। इस लड़की को कबीर से बहुत डर लग रहा था। कबीर इस लड़की को बाहर लेकर जाने लगा तो पाशा ने इसे रोक दिया। नहीं कबीर, इसे मेरे घर के एक कमरे में ही बंद रखो। वो कबीर की नज़र से वाकिफ था। इस कबीर की उठती हुई गलीज नज़रें इस लड़की के वजूद पर पाशा अच्छे से जानता था। इसीलिए लड़की की इज्जत की हिफाजत करने के लिए इसने इसे घर में ही रखा था। कबीर ने गुस्से से पाशा की तरफ देखा, लेकिन जल्दी से नजरें चुका दी, क्योंकि वो अपनी मौत नहीं चाहता था। वफ़ा और अबान जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचे तो नसीम बेगम और फरजाना बेगम बाहर बैठी हुई थी। नैन ने अबान को देखा तो इसके साथ वफ़ा को, जो छोटी सी बच्ची लग रही थी, इसे जिया से देखने लगी, लेकिन इसे भी अभी दादी की फिक्र थी। अम्मा अम्मा क्या हुआ है? बेटा डॉक्टर कह रहे हैं कि कोई टेंशन नहीं है जिसकी वजह से हार्ट अटैक हुआ है। तुम दुआ करो कि ठीक हो जाए। अम्मा फिक्र ना करे, वो ठीक हो जाएंगे। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आए तो अबान जल्दी से इनके पास गया। डॉक्टर, दादी कैसे हैं? वो ठीक है, अब खतरे से बाहर हैं, लेकिन इन्हें हर टेंशन से दूर रखिएगा, नहीं तो दोबारा से हार्ट अटैक आ सकता है और इनकी जान खतरे में आ सकती है। जी डॉक्टर साहब, कल तक आप इन्हें घर लेकर जा सकते हैं। वफ़ा ने भी नसीम बेगम और फरजाना बेगम को हौसला दिया था। वफ़ा नैन के पास गई तो नैन ने मुंह मोड़ लिया। वफ़ा को दुख हुआ, लेकिन नैन अपनी जगह ठीक थी। वफ़ा ने इससे इसकी मोहब्बत छीनी थी, तो वफ़ा भी चुप करके एक साइड पर बैठ गई। शाजिम भी बाहर आया तो इसने नैन को इग्नोर किया। नैन को रोना आया, इसने शादी से बात करने का सोचा। अगले दिन दादी घर आ गए थे। अबान भी वफ़ा को साथ लेकर आए। दादी आप कैसे हैं? वफ़ा ने पूछा तो दादी मुस्कुराए। नैन के लिए दुख था, लेकिन इन्हें ये बच्ची भी बहुत प्यारी लगती थी। मैं ठीक मैं ठीक हूँ बेटा अब। दादी मुझे माफ़ कर दे। अबा ने भी इससे माफ़ी मांगी तो दादी ने अपने लाडले पोते को खूबकी से देखा, फिर मुस्कुरा दिया। और वो अपने पोते से ज़्यादा देर नाराज़ नहीं रह सकते थे और इनका लाडला पोता था। अब तो हमारी बहू हमारे साथ ही रहेगी। जी दादी। अपान को ठीक नहीं लगा कि वो दादी को मना करे। रात को शाजिम कमरे में बैठा काम कर रहा था कि नैन इसके पास आई। शाजी, नैन ने पुकारा तो शाजी कुछ ना बोला। शाजी, क्या तुम अब भी अपने दोस्त से बात नहीं करोगे? शाजी ने इसकी तरफ देखा। वो दोस्त अब मेरी बीवी भी है। इसने बीवी पर जोर देकर कहा। शाजी, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। ठीक है तुम टाइम लो, लेकिन ऐसे छोटी मोटी गुस्ताखियाँ तो मैं कर ही सकता हूँ ना। वो जल्दी से शरारत के मूड में आया। दोबारा से नैन की आंखों में आंसू देखकर वो जितनी भी बड़ी गलती कर ले, लेकिन शाजी कभी भी नैन की आंखों में आंसू नहीं देख सकता था। इसकी आंखों में आंसू देखकर इसका दिल डूबा था। वो इन हेजल आंखों का दीवाना था। वो कैसे कैसे अब और इन अपनी आंखों को रुला सकता था। इसने नैन को जल्दी से बेड पर गिराया और खुद इस पर झुक गया। नैन, मैं वाकई तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे खुद से दूर मत करना कभी। आई लव यू नैन। नैन तो बस शाजिम के मुंह से अपने लिए इजहार मोहब्बत सुनकर ही रह गई थी। कुछ बोल नहीं पाई तो शाजिम ने इसे देखा। कुछ बोलो नैन। मैं क्या बोलूँ शाजी, अपनी मोहब्बत को भूलना इतना आसान नहीं होता। मैं तुम
मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करूँगा कि तुम अबान भाई को भूल जाओगे। एक दफ़ा मुझ पर यकीन करके तो देखो। शाज़िम, मुझे नींद आई है। वो बस शाज़िम को मनाना चाहती थी। वो भी अभी तक अबान को वफ़ा के साथ देखकर दुःख होता था। जन्नत को भी रह रह कर वो गहरी काली आंखें याद आ रही थी। उफ़, मैं क्यों इन आंखों को याद कर रही हूँ? क्यों मैं इतना नामहरम को याद कर रही हूँ? मेरे लिए नामहरम ही है। मैं भी याद नहीं करूँगी जन्नत। बेटा जी अब्बू, वो जल्दी से बाहर भागी। बेटा, आज फिर वो गुंडा आया था। मैं क्या करूँ? तुमको कहाँ छुपाऊँ कि तुम इस गलीज़ गुंडे से दूर हो जाओ? आप फ़िक्र ना करें, अल्लाह है ना, कुछ ना कुछ कर देगा। मुझे मेरे अल्लाह पर पूरे यकीन है, किसी न किसी फ़रिश्ते को भेज देंगे तो मुझे बचाने के लिए। इंशाल्लाह बेटा, बस तुम दुआ करो। उमर अपनी ड्यूटी पर जा चुका था। सोनिया बाहर बैठी मोबाइल के साथ बिजी थी। वो अपनी और वफा की तस्वीरें देख रही थी। वफा यार, कहाँ हो? तेरी सोनी तुझे बहुत याद करती है। तूने तो कहा था हम साथ रहेंगे, तो अब खुद ही हमें छोड़कर चली गई। प्लीज़ यार, वापस आ जा। इतने में बाहर गेट पर बेल बजी तो सोनिया बाहर देखने लगी। इसने दरवाज़ा खोला तो एक लड़का इसे फूल दे रहा था। तो सोनिया ने अजीब नज़रों से देखा। ये आपके लिए किसने भेजा है? सोनिया ने पूछा। आपसे प्यार करने वाले शख्स ने। तो सोनिया के जहन में जल्दी से उमर का ख्याल आया और मुस्कुराते हुए गुलदस्ता ले लिया। इसी ही लम्हे किसी ने इसकी तस्वीर बनाई थी। वो देख कर चला गया। तो सोनिया ने फूलों की खुशबू को महसूस किया। वो ये नहीं जानती थी कि कितनी मुश्किल में फंस गई है। दूर कहीं पाशा ने इस लड़की को अपनी तरफ आते देखा तो मुस्कुरा दिया। पाशा सर, आपका काम हो गया है। मैं फूल देकर आ गया हूँ। चलो अच्छी बात है, तुम इसके पैसे मिल जाएंगे। तो वो भी चला गया। पाशा ने मुस्कुराते हुए आंखें बंद की और सोनिया को सोचा, उफ मेरी गुलाबो, तुम्हें देखने का बहुत दिल था, लेकिन क्या करूँ, तुम्हारी इज्जत को पर कोई आँच भी नहीं आने देना चाहता, इसीलिए तुमसे दूर हूँ। लेकिन जिस दिन ये मेरे दिल बगावत कर गया ना, इस दिन तुम्हें अपने पास ले आऊँगा। लाइबा जो छत पर खड़ी थी, इसने सोनिया को किसी से फूल लेते देखा तो जल्दी से तस्वीरें बना ली और इसके चेहरे पर शातिराना मुस्कुराहट आई थी। उफ सोनिया, तुम बहुत मुश्किल में फंस गई हो। अब तुम्हें उम्र से दूर करने से कोई नहीं रोक सकता। उम्र सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा। देखना, मैं बहुत जल्दी से तुमसे छीन लूंगी। सुबह नाश्ते के टाइम अबान वफ़ा के साथ नीचे आया। नैन ने गुस्से से वफ़ा को देखा। वो जब जब वफ़ा को देखती तो उसे गुस्सा आता था कि इसकी वजह से अबान इससे दूर हुआ। नाश्ता करके सब फारिग हुए। नैन जल्दी से कमरे में चली गई। नसीम को अपनी बेटी की फ़िक्र थी। वो इसे समझाना चाहती थी। नैन बेटा, मामा क्यों क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? होना था, मैं नहीं देख सकती अबान को किसी और के साथ। बेटा, तुम भूलने की कोशिश करो, सब हो सकता है। तो वो खामोश हो गई। वो बस अबान को किसी और के साथ नहीं देख सकती थी, लेकिन वो शाजिम के निकाह में थी, बच्ची नहीं थी कि इसे धोखा दे देती। लेकिन अपने दिल का क्या कहती, बस चुप करके आंसू बहाने लगी। वफ़ा को यहाँ आए हुए 3 दिन हो चुके थे और वफ़ा ने नैन से बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन नैन ने हमेशा इग्नोर कर दिया। अबान तो इसे किसी से बात करने ही नहीं देता था, लेकिन वो ज़्यादा देर यहाँ नहीं रहता था, इसलिए वो माँ और दादी की बात मानकर वफ़ा को यहाँ छोड़ गया था और जाते दफ़ा धमकी देना नहीं भूला था कि इसके बारे में किसी को ना बताए। इन 3 दिनों में सोनिया को फूल के साथ एक गिफ्ट भी आए थे और इन दिनों में लाइबा ने इसकी तस्वीरें बनाई थी। लेकिन उमर आजकल एक केस में फंसा हुआ था। रात लेट कर आता, इसकी वजह से सोनिया से कुछ पूछ ही ना पाती थी। वो जब भी आता था, सोनिया सो चुकी होती थी और सुबह सोनिया के उठने से पहले वो जा चुका होता था। वो बस उमर फूल देखता था। उसे लगता था कि सोनू ने इसके लिए रखा है, लेकिन इसकी गलतफहमी बहुत जल्द दूर होने वाली थी। आज कबीर भी घर पर था। लाबा भी आ गई थी। उमर ने सोचा कि वो काफ़ी दिन से सोनिया को टाइम नहीं दे पा रहा, तो आज वो जल्दी घर आ गया था ताकि सोनिया को कहीं बाहर लेकर जा सके। भी वो बातें कर ही रहे थे कि बाहर दस्तक हुई। तो उमर उठकर बाहर गया तो बाहर किसी ने इसको एक लिफाफा दिया जो उमर अंदर लेकर आया। सोनिया इसके पास आई और लाइबा के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। जब उमर ने लिफाफा खोल कर देखा तो इसमें सोनिया की तस्वीरें थी, जिसमें वो किसी की बाहों में थी, कुछ में वो किसी जिसमें वो किसी से मुस्कुराकर फूल और गिफ्ट ले रही थी। उमर की आंखें लाल अंगारा हुई थी। इसने बेयकीन नज़रों से सोनिया को देखा। इसके हाथों से तस्वीर नीचे गिरी थी। क्या हुआ उमर? सोनिया ने पास आई। वो तस्वीरें की एडिटेड थी, जिसमें सोनिया को दिखाया गया था कि इसकी बाहों में मुस्कुराते हुए गिरी थी। लाइबा वो तस्वीरें उठाई और एक कहर बार नज़र से सोनिया को देखा। तुम्हें बहुत मासूम समझती थी, शक्ल से तो तुम बहुत मासूम लगती हो। तुम इतनी मासूम के शोहर के होते हुए भी कई लड़कों के साथ की बाहों में और कई लड़कों से फूल लिए जा रहे हैं। सोनिया तो अपने ऊपर लगे इल्ज़ाम सुनकर साकित हो गई थी। इसने उमर की तरफ देखा जो इसे लाल अंगारा नज़रों से देख रहा था। कभी ने एक शातिराना मुस्कुराहट लाइबा की तरफ उछाली। तुम एक पापड़दार लड़की हो। उमर की ज़िंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं। बस बहुत कर ली बकवास। मैं तुम जैसी लड़कियों
को भी अच्छे से जानता हूँ। आइंदा अगर मेरी बीवी को कुछ कहा तो याद रखना, बहुत बुरा पेश आऊँगा। लाइबा ने हैरान सी नज़रों से उमर की तरफ देखा, जो इतना कुछ होने के बावजूद भी सोनिया की साइड ले रहा था। सोनिया ने नम होती आंखों से उमर को देखा, जो आज इसकी सबके सामने इज्जत रख गया था। उमर अपने कमरे में चला गया। कोई भी मर्द अपनी बीवी को गैर की बाहों में देखकर सुकून से नहीं बैठ सकता, यही हाल उमर का था। वो कमरे में रखे फूलों और गुलदस्ते और गिफ्ट की तरफ आया और उठाकर पूरे कमरे में फैला दिए। वो नीचे सबके सामने सोनिया की साइड तो ले आया था, लेकिन इसका दिल इससे अपनी बेगम से बदगुमान हुआ था। सोनिया भी कमरे में आई तो कमरे की हालत देखकर इसे डर लगा था। वो उमर के पास आई तो उमर ने इसका गला पकड़कर दीवार के साथ लगाया। इसकी लाल होती आंखों को देखकर सोनिया को डर लगा। इसने उमर को भी कभी इतने गुस्से में नहीं देखा था। कौन है वो जिसके साथ तुम्हारी तस्वीरें हैं, वो भूल देने आता है। सोनिया के अंदर कुछ क्षण से टूटा था। इसे सबसे उम्मीद नहीं उम्मीद इसे इसे सबसे उम्मीद थी कि सब इस पर शक कर सकते हैं, लेकिन उमर इस पर शक करेगा, इसे यकीन नहीं आ रहा था। सोनिया, ऐसे मत देखो, मुझे बताओ कौन है वो। मैं नहीं जानती। इस दिन गलती से जब चोट लगी थी तो मैं टकरा गई थी, और ये फूल मैं समझी आप मुझे भेज रहे हैं। वो रोते हुए बोली, तुम बच्ची नहीं हो सोनिया, तुम मुझे भूल सकती थी। उमर प्लीज़ आपको यकीन करे। सोनिया ने इसका बाजू पकड़ना चाहा तो उमर पीछे हो गया। सोनिया ने अपने खाली हाथ को देखा। शिट शिट शिट। उमर ने सोनिया को घर से बाहर क्यों नहीं निकाला। सकीना बेगम तो चुप खड़ी हुई थी, क्योंकि वो अपने आप को इस मामले से दूर रखना चाहती थी। मैं इसे जान से मार दूंगी, उमर सिर्फ मेरा है, अपनी हालत से बेगाना। वो बेहरी से बोली जा रही थी। सोनिया को मरना होगा उमर, सिर्फ सिर्फ तभी मेरा होगा। क्या पागलों वाली बातें कर रही हो। वो जान से मार देगा तुमको खाला। वो उमर को कोई नहीं बताएगा। मैं इस चुड़ैल को मार दूंगी। लाइबा की आंखों से आंसू निकले थे। मैं इसको मार दूंगी, वो मेरा हो जाएगा। जब सोनिया मर जाएगी तो वो मुझसे मोहब्बत करेगा। वो इस टाइम सकीना को लाइबा पागल ही लगी थी, लेकिन लाइबा को ये नहीं पता था कि इस कदम के साथ अपनी मौत के पास आ रही है। उम्र मेरी बात तो सुनो। सोनिया, सो जाओ, ये ना हो कि गुस्से में मैं गुस्से में कुछ और हो जाए। और उमर चला गया। पीछे सोनिया रोते हुए ज़मीन पर बैठ गई। उमर, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप भी मुझ पर शक करेंगे। तो वो वफ़ा अपने कमरे से बाहर निकली तो साथ ही नैन भी अपने कमरे से बाहर निकली, तो इसने वफ़ा से भी फिर से जलन महसूस हुई थी और उसे गुस्सा आया था। अभी वफ़ा नीचे उतर ही रही थी कि नैन ने इसे सीढ़ियों से धक्का दिया और वह लड़खड़ाती हुई सीढ़ियों से नीचे गिर गई। नैन की भी चीख निकली थी। वफ़ा के सर से खून निकल रहा था। सब भागते हुए वफ़ा के पास आए थे। शाजिम ने जल्दी से इसे उठाया और कमरे में ले गया, क्योंकि माथे से थोड़ा सा खून निकल रहा था और पाँव में मोच आ गई थी। नैन को शर्मिंदगी भी हुई थी कि ये इसने क्या कर दिया। सबको अबान के गुस्से का डर था। जब इसे पता चलेगा तो कितना गुस्सा करेगा। शाजिम ने वफ़ा की पट्टी कर दी थी। वफ़ा को पता था कि नैन ने इसे गिराया था। तुम कैसे गिरी वफ़ा बेटा, फरजाना बेगम ने इसे पूछा। तो वफ़ा ने नैन की तरफ देखा तो नैन ने सर झुका दिया। पता नहीं आंटी, शायद मेरा ही पाँव फिसल गया हो। तो नैन ने नम होती आंखों से वफ़ा को देखा। अगर वो बता देती तो शाजिम और इससे नाराज़ हो जाता। बस सब इसे गलत समझते। दादी भी वफ़ा को देखने आए थे। सब लोग चले गए थे। नैन वफ़ा के पास आई। एम सॉरी वफ़ा, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मुझसे नहीं बर्दाश्त होता कि अबान के साथ तुम्हें देखूं। मैं बहुत प्यार करती थी इससे, लेकिन तुम बहुत अच्छी हो वफ़ा। आई एम रियली सॉरी, मेरी वजह से तुमको चोट लगी है। कोई बात नहीं नैन, तुम मेरी बहनों जैसी हो। चलो आज से हम फ्रेंड बन जाते हैं। ओह, क्या बातें हो रही हैं। दोनों देवरानी जिठानी में शाजिम भी आ गया था। भाभी भाभी आपने आपने तुम मुझसे बात ही नहीं की। मैं हूँ शाजिम, शाह हाउस हवेली का सबसे लाडला खूबसूरत लड़का। तो वफ़ा ने इसके बाद सुनकर हंसने लगी। शाजिम भाई, आप वाकई में बहुत हंसमुख हैं, और शाहजी से आपकी बातें सुनी हैं। ओहो भाभी, वो तो मुझसे जेलस होते हैं। इसने कैसे मेरी तारीफ़ कर दी। तो वफ़ा फिर से हंसने लगी। शाजिम भाई, आपको इतनी प्यारी बीवी भी तो मिली है ना, आप ज़रा इनका भी ख्याल रखा करें। अरे भाभी, हमें तो आपकी बहन का ही ख्याल है। हाय, ये दिल इनका दीवाना है। क्यों, चुड़ैल ठीक कहा है ना शाजिम के बच्चे, तुमने मुझे फिर से चुड़ैल कहा। वो खुदा का खौफ करो नैन, अभी हम मेरे बच्चे नहीं हुए। जब होंगे तब तुम्हें बताऊंगा। वो मायनेकेजी से इसे देखने लगा। नैन इसकी बात सुनकर सुर्ख हुई थी और बाहर को भाग गई थी। भाभी भाई क्यों तंग करते हैं मेरी मासूम बहन को। तो वो भी हंसने लगा। जब तक तुम्हारी बहन को तंग ना करूं मुझे सुकून नहीं मिलता। हा हा हा। शाजिम भाई, आप हमेशा नैन के साथ रहेंगे। इसका दिल टूटा हुआ है, अब आपको ही इसका दिल जोड़ना होगा। सुबह उमर सोनिया को उठाए बगैर ही पुलिस स्टेशन चला गया था। आजकल वो एक मुजरिम को पकड़ने की कोशिश कर रहा था।
एतबारी की वजह से सोनिया की आंखों में आंसू आ गए। तो उमर प्लीज़ मेरे साथ ऐसा ना करें, मैं मर जाऊंगी। इसको इसको नाश्ता करने के लिए नीचे जाने की कोई मूड नहीं था। वो नीचे जाकर सकीना की बातें नहीं सुनना चाहती थी कि वो इसकी ज़ात की धज्जियाँ उड़ाए। वो लेटे लेटे फिर से सो गई थी। शाजिम छोड़ो, शाजिम छोड़ो मुझे, मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। हाय रे किस्मत, हाय रे किस्मत, जान तो तुम ऐसे ही ले चुकी हो चुड़ैल। अब और क्या रह गया। शाजी ने इसका हाथ पकड़ा। शाजी छोड़ो, कोई आ जाएगा। अरे डार्लिंग, कोई नहीं आएगा, सबको पता है कि शादी हुई है। नहीं नहीं, वो लाउंज में बैठे बातें कर रहे थे कि पीछे से अपनी कमर पर चुभन हुई थी। अरे मेरी डार्लिंग, पीछे से क्यों छेड़ रही हो। जबकि नैन तो दादी को देखकर शर्मिंदा हुई थी, सर झुका गई। अरे जान तो मैं तुम्हारी निकालता हूँ, बेगैरत, शर्म तो है ही नहीं कि घर में बड़े बुजुर्ग भी रहते हैं। अपने कमरे में जाकर ऐसी बातें करो। अरे दादी, आप तो मुझे जानते हैं, मैं शुरू से ही बेशरम हूँ। वो दांत निकालता हुआ बोला। ये तो मैं जानता हूँ तुम बेशरम, लेकिन इंतहाई बेशरम। आज पता चला है। वो मिठाई से दांत निकाल कर देख कर कहने लगे। दादी, आप भी तो अपनी जाने मन बीवी से ऐसी बातें करते होंगे ना। वो इनके पास बैठा आंखें पटपटाता हुआ बोला। जब दादी ने अपनी लाठी इसकी कमर पर मारी, दादी के तासुरात देखकर भागा था। पीछे से दादी और नैन का कहका गूंजा था। अबा ने जाने के बाद इसने पहली दफ़ा कॉल की थी वफा को, लेकिन वो भी ढीठ बने से बात नहीं करी थी। अबान को इसकी हरकत बहुत गुस्सा दिला गई थी, लेकिन वो जब्त कर रहा था, अभी वो जा नहीं सकता था। 2 दिन मजीद गुजरे थे। अब वफा ठीक हो गई थी। सब घर वाले इसका बहुत ख्याल रखा था, लेकिन वो अपने भाई को बहुत याद करती। आज इसने फैसला किया था कि वो आज घर वालों को बताएगी ताकि वो उसके भाई के पास भेज दें। सब नीचे नाश्ता कर रहे थे कि वफा भी आई। नाश्ता करो कि वफा भी आ गई थी। नाश्ता करो बच्चे, फरजाना बेगम बोली। जी आंटी, कर रही हूँ, वफा आहिस्ते से बोली। मुझे आप सबसे बात करनी है आंटी। तो सब इसकी तरफ देखने लगे। दादी, मुझे मेरे घर जाना है। तो बेटा आप अबान से कहो, वो आपको ले जाएंगे। नहीं दादी, वो मुझे नहीं जाने देंगे। उन्होंने मुझसे ज़बरदस्ती शादी की है, मुझे घर से उठा लाए थे। सब तो ज़बरदस्ती वाली बात सुनकर दम साथ गए थे। इन्हें अबान से इस हरकत की उम्मीद नहीं थी। मैंने जाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने मुझे सजा दी और कमरे में बंद कर दिया। आप प्लीज़ मेरे भाई को कॉल करें ना, वो मुझे ले जाएंगे। दादी का गुस्से से चेहरा सुर्ख हो गया था। इन्हें अपने पोते थे इसका काम की अपने पोते से इस काम की उम्मीद नहीं थी। शाहज़िम, जल्दी से इसके भाई को कॉल करो कि जितनी जल्दी हो सके वो इसे यहाँ से ले जाए। तो शाहज़िम ने जल्दी से नंबर पूछकर कॉल की। उमर जो जाने के लिए तैयार हो रहा था, सोनिया इसके पास खड़ी थी। उमर प्लीज़ मुझसे बात करो, करे मेरे, यकीन करें, मैंने तुमको धोखा नहीं दिया। अभी वो कुछ और बोलती कि उमर का फ़ोन बजा। हेलो, कौन? जी मैं शाहज़िम शाह बोल रहा हूँ। ये ले अपनी बहन से बात करें। तो उमर चौंका था। हेलो भाई, मेरी गुड़िया, तुम ये तुम हो? तुम कहाँ हो? मेरी गुड़िया, वापस आ जाओ। भाई मैं ठीक हूँ। ये शाजिम भाई आपको घर का एड्रेस बताते हैं, आप प्लीज़ जल्दी से मुझे लेने आ जाएं। तो शाजिम ने उमर को एड्रेस बताया। तो उमर जल्दी से वहाँ से निकला। पीछे सोनिया की आंखों से एक एक नो अनगिनत आंसू की वजह इग्नोर की वजह से आंसू निकल आए। अभी वो खड़ी रो ही रही थी कि इसे उल्टी हुई। वो जल्दी से वॉशरूम भागी। उफ, पता नहीं ये उल्टियाँ क्यों हो रही हैं। वो ऐसे ही बेड पर लेट कर सो गई। पाशा तो बस अब सोनिया की यादों में रहता था। जब वो किसी लड़की के करीब जाता, इसे सोनिया का चेहरा याद आता और उस लड़की से दूर हो जाता। सोनिया मेरी गुलाबो, तुम्हें मैं जल्द ही अपने पास ले आऊँगा, अपनी मोहब्बत का यकीन दिलवाऊँगा, तुमसे शादी करूँगा। मुझे जल्द ही कुछ करना पड़ेगा। वो सोचते हुए बोला। आंटी, दादी, आप तो सब बहुत अच्छे हैं बेटा। अच्छा तो तुम हो, हमें माफ़ करना, हमारे पोते की वजह से तुम अपने घर वालों से दूर रही। नहीं दादी, आप क्यों माफ़ी मांग रहे हैं, आप बड़े हैं मुझसे। इतने में उमर भी आ गया था। गुड़िया, वो जल्दी से इसके पास बड़ा भाई इतने दिनों बाद अपने भाई को देखकर इसके गले लगी और रोने लगी। चुप कर जाओ गुड़िया, मैं आ गया हूँ ना, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सका। नहीं भाई आप नहीं भाई, आप कुछ मत कहें, मैं ठीक हूँ। हमें माफ़ कर दो। मेरे बेटे की वजह से तुम्हारी बहन को मुश्किल उठानी पड़ी, लेकिन अब ये हमारी बहू है। उमर ने वफ़ा की तरफ देखा। उमर ने इस बारे में बात करने का सोचा, लेकिन बाद में वो चलती हुई दादी के पास है और उनसे प्यार लिया, और बाद में फरजाना और नसीम से प्यार लिया। नैन के पास आई। नैन, शाजिम भाई तुमसे बहुत प्यार करते हैं, इनका ख्याल रखना। नैन ने भी इसे गले लगाया। तुम भी अपना ख्याल रखना, मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगी। वफ़ा वफ़ा मुस्कुराने लगी। वफ़ा सबको आखिरी दफ़ा देख कर चली गई। इसे नहीं पता था कि वो यहाँ से जाकर कितनी बड़ी गलती करने वाली है। अभी वो अपने शादी के गुस्से से वाकिफ़ नहीं थी। कितनी अच्छी बच्ची थी दादी। अबान को पता चला था वो बहुत गुस्सा होगा। इसे आने दो, पहले हम इससे पूछेंगे कि वो किस हक़ से अपने घर वालों से दूर रख रहा है। उमर वफ़ा को लेकर कह रहा है। तो सकीना बेगम तो वफ़ा को देखकर दंग रह गए। वफ़ा ने जल्दी से आगे होकर सकीना बेगम के गले लगाया। अम्मी आप ठीक तो हैं ना?
उन्होंने आपको मारा था? हाँ, मैं ठीक हूँ, वो बेचारी से बोली। सोनिया भी जल्दी से नीचे आई, वफ़ा से जल्दी से गले लगाया। हाय वफ़ा, तुम आ गई, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया, तुम्हें बता नहीं सकती। लेकिन सोनिया, तुम्हें क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारी आंखें क्यों सूजी हुई हैं? तो उमर ने सोनिया की आंखों में देखा तो इसे भी इसकी आंखों को देखकर तकलीफ हुई थी। इसे अपना रवैया याद आया था कि इसने इतना बुरा रवैया रखा हुआ था सोनिया के साथ। मैं सब ठीक कर दूंगा सोनिया, वो सोचते हुए बोला। चलो वफ़ा, बताओ क्या हुआ है तुम्हारे साथ? कौन लेकर गया था तुमको? तो वफ़ा ने सारी कहानी बताई कि बादशाह इसे लेकर गया था, तो ज़बरदस्ती शादी की। उम्र तो अपनी बहन के साथ था। सब कुछ सुनकर इसका दिल कर रहा था कि अबान के सामने हो और वो इसको अपने हाथों से मार मौत दे। गुड़िया, तुम अब परेशान ना हो, मैं अब तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा कभी। तुम इस टाइम कहाँ हो? लाइबा ने कॉल करके पूछा। क्यों, अब क्या काम है तुमको? मुझे सोनिया को उठाना है। तुम भी अपनी तलब पूरी कर लेना और मेरा काम भी हो जाएगा। कितनी कमीनी हो तुम, एक लड़की होकर एक लड़की के साथ ऐसा कर रही हो। वो हंसते हुए बोला। तुम अपने काम से काम रखोगे, नहीं करना तो बता दो, मैं किसी और से करवा देती हूँ। तो कबीर कैसे ये मौका हाथ से जाने देता? ठीक है, मैं पाशा से बात करता हूँ, वो काम कर देगा। ठीक है, ये काम 2 दिन में हो जाना चाहिए। अबान बहुत ज़रूरी मीटिंग की वजह से काम में फंसा हुआ था। इसका दिल कर रहा था कि उठकर अपनी लिटिल डॉल के पास चला जाए। बस मेरी जानम चाहिए 3 दिन और बाद में मैं तुमको तुम्हारे पास होऊंगा और तुम्हारी हर हरकत की सजा दूंगा, तुम्हें वो मुस्कुराते हुए बोला। शाजी ने जानबूझकर अपनी शर्ट का बटन तोड़ा और नैन को उठाने लगा। नैन उठो, मेरी शर्ट का बटन तोड़ टूट गया है, लगा दो, मुझे देर हो रही है। लेकिन इसकी नींद पक्की थी, वो उठी ना और वो ना उठी। डार्लिंग, अगर अब तुम ना उठी तो मैं अपनी तरीके से उठाऊंगा। तो नैन जल्दी से उठी। क्या मुसीबत है शाजी? मुझे सोने क्यों नहीं दे रहे? डार्लिंग, ये बटन टूट गया है, लगा दो ना। शाजी मासूमियत से बोला। शाजी, कोई और शर्ट पहन लो ना। लेकिन मेरी जान छोड़ो। लेकिन वो भी देर था, मैंने यही पहनी है। वो तंग आकर उठ गई और सुई धागा लेकर इसके पास गई और बटन लगाने लगी। डार्लिंग, ऐसे क्यों शर्मा रही हो? नैन इसका चौड़ा सीना देख कर इधर उधर देख रही थी। मैं तुम्हारा शोहर हूँ, मुझे दे सकती हो, वो शरारत से बोला। तो शोहर बनकर कौन सा अच्छा काम किया है? वो भी तनकर बोली। मैं तो करना चाहता हूँ, तुम ही नहीं करने देती। क्या करना चाहते हो तुम? वो तंग आकर बोली। तुमसे प्यार। वो उसके नज़दीक हुआ तो नैन का सांस अटका। बहुत बेशर्म हो शाजी तुम, और बटन लगाकर धागा तोड़ दिया। अब मुझे सोने दो और तुम जाओ। डार्लिंग, अभी वो कुछ और कहता कि नैन ने तकिया उठाकर इसे मारा। अब अगर तुमने मुझे तंग किया तो मैं दादी को बताऊंगी। क्या बताओगी दादी को? कि मैं तुमसे रोमांस करना चाहता हूँ? दफ़ा हो जाओ बदतमीज। वो भी मुस्कुराता हुआ नैन को देखा और चला गया। सोनिया, क्या हुआ है? देख रही हूँ मैं जब से आई हूँ उमर भाई ने तुमसे ठीक तरह से बात नहीं की। वो नाराज़ हैं क्या तुमसे? सोनिया रोने लगी। वफा, मैं उमर से बहुत प्यार करती हूँ। तो क्या हो गया है सोनिया? सोनिया ने पूरी बात बता दी। बट उमर भाई ऐसा कैसे कर सकते हैं और तुम पर शक कैसे कर सकते हैं? मैं भी बात करती हूँ उनसे। नहीं, वफा गुस्सा करेंगे कि मैंने तुमको क्यों बताया। तो ऐसे कब तक चलेगा सोनिया? अभी वो बात ही कर रही थी कि सोनिया को दोबारा से उल्टी हुई। वो भागती हुई वॉशरूम गई। क्या हुआ सोनू, तुम ठीक हो ना? पता नहीं यार, कल से तबीयत खराब है, बार बार उल्टी आ रही। तो डॉक्टर को दिखाया था तुमने? बस यार, मौका ही नहीं मिला। तुमने कुछ खाया नहीं? वो सुर्गी से कहने लगी, इसलिए ये खाली पेट उल्टियाँ हो रही हैं। बाबा जी, बेटा क्या हुआ? बाबा, ये नाश्ता कर लें। हाँ बेटा, जल्दी से नाश्ता दो, फिर मुझे जाना है, एक ज़रूरी काम है। तो सलमान साहब ने अपनी इस बेटी को देखा जिसके पीछे वो बदज़माना गुंडा लगा हुआ था। बस सलमान साहब को कोई भी लड़का ढूंढ कर जन्नत की शादी करना चाहते थे, ताकि वो इस गुंडे से बच्ची ताकि वो इस गुंडे से अपनी बच्ची को बचा लें। बेटा, अपना ख्याल रखना और भाई का दरवाज़ा मत खोलना, कोई भी हो। जी बाबा। तो सलमान साहब चले गए। वो अपने बाप की परेशानी देख सकती थी लेकिन कुछ कर नहीं पा रही थी। या अल्लाह, कोई फरिश्ता भेज दे जिससे मेरे बाप की परेशानी दूर हो जाए। इसकी दुआ आज तक पहुंच गई थी, बस अब इसके फरिश्ते का इंतज़ार था। कबीर ने पाशा से बात की थी जिसकी वजह से पाशा को बहुत गुस्सा आया था कि वो उसकी सोने की तरफ आंख उठाकर देखेगा, लेकिन इसे भी अपनी गुलाबो चाहिए थी। इसीलिए इसने कहा कि वो सोनिया को अपने पास रखेगा। तुम मेरे खास आदमी हो, इसलिए मैं ये काम खुद करूँगा। कबीर को थोड़ी हैरानी हुई लेकिन कुछ सोचकर वो मान गया। वफ़ा सोनिया को लेकर हॉस्पिटल गई थी, लेकिन जो खबर इन्हें मिली थी तो सोनिया को हवाओं में उड़ रही थी। सोनू, सोनू, मुझे यकीन नहीं आ रहा, मैं फूफू बनने वाली हूँ। सोनू, देखना अब उमर भाई भी तुमसे राज़ी हो जाएंगे। वफ़ा, मैं ना इन्हें ये खुद खबर देना चाहती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये तुम्हारा ही हक है। मैं इतनी बेशर्म तो नहीं कि भाई को जाकर बता दूँ। तुम कम बेशर्म भी नहीं हो, बदतमीज़।
तो वफ़ा हँस दी। अभी सुलेमान साहब को गए हुए थोड़ी देर हुई थी कि दरवाज़े पर दस्तक हुई। बाबा इतनी जल्दी आ गए? इसने पूछे बगैर दरवाज़ा खोल दिया, लेकिन सामने अकबर जो कि गुंडा था इसके पीछे वो नज़र आया। कैसी हो मेरी बुलबुल? जन्नत ने जल्दी से दरवाज़ा बंद करना चाहा तो इसने ज़ोर से लगा कर दरवाज़ा खोल दिया। अरे मेरी बुलबुल, इतनी भी क्या जल्दी है? प्लीज़ आप जाएं। अब मेरी बुलबुल, डर क्यों रही हो? मैं हूं ना, तुम्हें मुझसे दूर करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं कुछ दिन तक दूसरे शहर जा रहा हूँ। जब मैं वापस आऊँगा तो तुम्हें अपने पास ले आऊँगा। वो खपासत से हंसता हुआ बोला, तुम्हें आना मेरी ही कैद में है बुलबुल। मैं तुझे अपने पिंजरे में कैद कर लूँगा। जन्नत को घिन महसूस हुई और वो रोने लगी। अरे बुलबुल, रो नहीं, मैं जा रहा हूँ। उसकी शक्ल पर ही कमीनगी और दरिंदगी हवस दिखाई देती थी। वो कहते ही चला गया और जन्नत ने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और जल्दी से कमरे में भागकर दरवाजे के साथ लगकर रोने लगी। सब मेरे साथ ही क्यों? मैंने कभी अपना चेहरा नामहरम को नहीं दिखाया। क्यों? मेरे नसीब में ही क्यों? अल्लाह जी, आप तो सब कर सकते हैं ना। मेरी मदद करें ना अल्लाह जी। और अल्लाह तो सबकी सुनता है ना। जब भी इसे मदद मांगो अल्लाह मदद करता है। अल्लाह कभी अपने बंदों को खाली हाथ नहीं लौटाता। अल्लाह अपने बंदे को भी खाली हाथ नहीं लौटाएगा। वफ़ा ने उमर को कॉल की कि उमर भाई, जल्दी आएँ, आपके लिए एक सरप्राइज़ है। कैसे सरप्राइज़ गुड़िया? भाई, अगर मैंने बता दिया तो सोनू मुझे मारेगी। सोनिया का नाम सुनकर उमर को अपना रवैया याद आया था। कितना दिल दुखाया था इसने इसका, लेकिन वो भी काम में फंसा हुआ था। इसे एक केस से दूसरे शहर जाना था। सोनी ने वफ़ा को कहा कि स्पीकर पर कॉल करे, तो वफ़ा ने स्पीकर ऑन कर लिया। वफ़ा, मुझे भी काम है, मैं शायद कल रात तक आ जाऊँ। तो सोनिया की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन भाई गुड़िया, मैंने कहा ना मैं कल आ जाऊँगा और सरप्राइज़ भी देख लूँगा। तो उमर ने कॉल बंद कर दी। वफ़ा, देखा तुमने, उमर अभी भी मुझसे बदगुमान है। वो ये खबर सुनकर भी गलत ही ना समझे कि अगर उन्होंने कह दिया कि ये बच्चा इनका नहीं, तो मैं क्या करूँगी? सोनिया रोने लगी थी। सोनिया, कैसी बातें कर रही हो? उमर भाई ऐसे नहीं है, वो बच्चे की खबर सुनकर खुश होंगे। तो हम अपने एपिसोड को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।